नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज डीजीसीए इन इंडिया? भारत में डीजीसीए क्या है? तो डीजीसीए है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। यह एक रेगुलेटिंग बॉडी है सिविल एविएशन का। नागरिक उड्डयन को नियंत्रण करने वाली संस्था है यह भारत में। यह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। यह एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक नियामक निकाय है और इसका मुख्य कार्य है वायुयानों के यातायात से संबंधित सुरक्षा के मामलों को देखना। यह एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनके रेगुलेशन के लिए जिम्मेदार है, यह जो कि भारत के अंदर हो या भारत से या भारत को हो। यह सिविल एयर रेगुलेशंस को भी इन्फोर्स करता है, लागू करता है। एयर सेफ्टी, वायु यातायात सुरक्षा और एयर वर्दीनेस स्टैंडर्ड्स, हवा में उड़ने के लिए जो मानक हैं उनको लागू करता है। इसके लिए यह इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर जो उसके अंतर्गत जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करता है और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में और अन्य जगहों पर इसके रीजनल ऑफिसेज हैं। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हु इज द करेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के वर्तमान नागरिक विमानन मंत्री कौन है? नागर विमानन मंत्री कौन है? तो वो हैं KR नायडू, किंजरापू राम मोहन नायडू। आंध्र प्रदेश से हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन एरोप्लेन्स ब्लैक बॉक्स? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका प्राथमिक कार्य है टू रिकॉर्ड फ्लाइट डेटा एंड कॉकपिट कन्वर्सेशंस। उड़ान डेटा और कॉकपिट वार्तालाप को यह रिकॉर्ड करता है। वायुयान कितनी ऊंचाई तक उड़ा, कब कब किस ऊंचाई पर था और जो वायुयान के जो पायलट जहाँ रहते हैं उसे कॉकपिट कहते हैं, वहाँ पर क्या बातचीत हो रही थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उस सब को यह रिकॉर्ड करता है। व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन एरोप्लेन्स ब्लैक बॉक्स? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स के दो मुख्य घटक क्या हैं? तो दो मुख्य घटक हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ एन एरोप्लेन्स ब्लैक बॉक्स? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का वास्तविक रंग क्या है? तो इसका वास्तविक रंग होता है नारंगी। Why is the black box designed to be highly durable? ब्लैक बॉक्स को अत्यधिक टिकाऊ क्यों बनाया जाता है? To withstand extreme temperatures and crash impacts। अत्यधिक तापमान और दुर्घटना प्रभावों को सहन करने के लिए इसे बहुत अधिक टिकाऊ बनाया जाता है। Where is the black box typically located in an aeroplane? हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स आमतौर पर कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है नियर द टेल ऑफ द एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज की पूंछ के पास। विच टाइप ऑफ DNA इज यूज्ड व्हेन न्यूक्लियर DNA इज टू डिग्रेडेड? जब न्यूक्लियर DNA बहुत खराब हो जाता है तो किस प्रकार के DNA का उपयोग किया जाता है? तो जब न्यूक्लियर DNA खराब हो जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर DNA जो है वो अधिक विविधता दर्शाता है अलग अलग व्यक्तियों में। यह व्यक्ति के कोशिका के न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियर DNA जो है उसका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर उसकी उपलब्धता नहीं हो पाए तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA जो है व्यक्ति को माता की तरफ से मिलता है, केवल और केवल माता की तरफ से मिलता है, और जो न्यूक्लियर DNA है वह माता और पिता दोनों के तरफ से मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA का प्रयोग किया जाता है ऐसी अवस्था में जब न्यूक्लियर DNA नहीं मिले। व्हाट इज अ कॉमन चैलेंज इन DNA एनालिसिस फॉर क्रैश विक्टिम आइडेंटिफिकेशन? दुर्घटना पीड़ितों की पहचान के लिए DNA विश्लेषण में एक आम चुनौती क्या है? तो सबसे बड़ी चुनौती यह आती है सामने में कि सैंपल जो है वह कंटेमिनेट हो जाता है, नमूना जो है वह संदूषित हो जाता है क्योंकि बहुत अधिक क्षति हुई रहती है, तो DNA प्राप्त करना ही मुश्किल हो जाता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। विच टू साइंटिफिक बॉडीज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर मोर देन 1 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट टाइम? किन दो वैज्ञानिक संस्थाओं ने पहली बार 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किया? तो इसका उत्तर होगा DRDO एंड IIT दिल्ली। DRDO और IIT दिल्ली ने मिलकर इसे किया है।
इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, पहले कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर ट्रेडिशनल मेथड्स? पारंपरिक विधियों की तुलना में क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि डिटेक्शन ऑफ ईव्सड्रॉपिंग थ्रू क्वांटम स्टेट डिस्टर्बेंस, क्वांटम अवस्था व्यवधान के माध्यम से जासूसी का पता लगाना। इसमें क्या होता है कि क्वांटम जो कण हैं उनका प्रयोग किया जाता है, फोटोन का प्रयोग किया जाता है, और क्वांटम इंटेंगलमेंट से यह तात्पर्य होता है कि जो दो कण हैं वो अलग अलग जगहों पर हैं, काफ़ी दूरी पर हैं, जैसे भी 1 किलोमीटर का यहाँ पर संदर्भ आया था, तो दो अलग अलग दूरियों पर हैं, लेकिन उनकी जो एक जगह अगर विशेषता में कोई भी चेंज आएगा तो दूसरी जगह भी ऑटोमेटिकली वह चेंज दिखने लगेगा। तो ऐसी अवस्था में अगर जो सूचना को बीच में किसी ने इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया या उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ करने का प्रयास किया तो उसमें परिवर्तन आएगा। तो यहाँ जो परिवर्तन आ गया वह परिवर्तन यहाँ भी दिखने लगेगा, तो पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई जासूसी कर रहा है। तो यह इसलिए इस तकनीक पर जोर दिया जा रहा है कि आने वाले समय में जो ट्रेडिशनल जो अभी तक जो चला आ रहा है संचार का तरीका, वह कहीं ना कहीं वह जासूसी प्रूफ नहीं रह पाएगा, उस पे उसको ईव्सड्रॉपिंग करना उसका आसान हो जाएगा। तो इसीलिए इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, इस पर प्रयोग चल रहा है। अंडर विच प्रोजेक्ट वाज द क्वांटम इंटेंगलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द DRDO एंड IIT दिल्ली? DRDO और IIT दिल्ली द्वारा क्वांटम इंटेंगलमेंट आधारित फ्री स्पेस क्वांटम सुरक्षित संचार का प्रदर्शन किस परियोजना के तहत किया गया? तो यह किया गया डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ फोटोनिक टेक्नोलॉजीज फॉर फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, QKD, फ्री स्पेस QKD के लिए, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फोटोनिक तकनीकों का डिजाइन और विकास, इसी के तहत इसका प्रयोग किया गया और इसी प्रोजेक्ट के तहत इसका विकास किया गया। तो यही था जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन की। दो अलग अलग क्वांटम कण हैं, अलग अलग दूरी पर हैं, और एक में परिवर्तन होने पर दूसरे में भी परिवर्तन जो है ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, तो उससे जासूसी का भी पता चल जाता है। और अभी जो प्रयोग है उसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए किसी संचार के माध्यम का प्रयोग किया जाए, फ्री स्पेस का भी प्रयोग किया जा सकता है, हवा में ही संचार किया जा सकता है। तो बहुत ही क्रांतिकारी तकनीक है। व्हाट वाज द क्वांटम बिट एरर रेट अचीव्ड इन DRDO एंड IIT दिल्ली फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट? DRDO और IIT दिल्ली के फ्री स्पेस क्वांटम संचार प्रयोग में क्वांटम बिट त्रुटि दर क्या थी? तो यह 7% से कम थी, और इससे यह पता चलता है कि यह तकनीक जो है बहुत ही प्रभावकारी तकनीक है, बहुत ही अच्छे से सफल रही है अभी तक जिसका प्रयोग रहा है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉलेरा? हैजा का प्राथमिक कारण क्या है? तो हैजा का प्राथमिक कारण है बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। हाउ इज कॉलेरा प्राइमरली ट्रांसमिटेड? हैजा मुख्य रूप से कैसे फैलता है? तो हैजा मुख्य रूप से फैलता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर और फूड, दूषित पानी या भोजन के माध्यम से फैलता है। व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ कॉलेरा? हैजा का एक आम लक्षण क्या है? तो सीवियर वाटरी डायरिया, गंभीर पानी जैसा दस्त। विच ट्रीटमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर कॉलेरा? हैजा के लिए सबसे प्रभावी उपचार कौन सा है? तो इसके लिए सबसे प्रभावी उपचार है ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मौखिक पुनर्जनन चिकित्सा। बैक्टीरिया से होता है, लेकिन एंटीबायोटिक जो है वह बाद के लिए काम आता है, लेकिन ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है वो सर्वाधिक कारगर होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को दस्त होती है और दस्त से जो है वो पूरा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो इसलिए उसको रिहाइड्रेशन करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे प्रभावी उपचार जो है वह यही है, मौखिक पुनर्जनन चिकित्सा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। व्हाट इज अ की प्रिवेंटिव मेजर फॉर कॉलेरा? हैजा के लिए एक प्रमुख निवारक उपाय क्या है? तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इन्फेक्शन ना हो, तो वह है रेगुलर हैंड वॉशिंग विथ सोप, साबुन से नियमित हाथ धोना। व्हाट इज द नेम ऑफ द बैक्टीरियम दैट कॉजेज कॉलेरा? हैजा का कारण बनने वाला जीवाणु का नाम क्या है? तो इसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो कॉलेरी जो है वही हैजा का कारण बनने वाला जीवाणु है। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली इन्फेक्टेड बाय द कॉलेरा बैक्टीरियम? हैजा जीवाणु मुख्य रूप से मानव शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन को संक्रमित करता है।
व्हाट इज़ अ कॉमन टेस्ट यूज टू कन्फर्म कॉलरा इन्फेक्शन, हैजा संक्रमण की पुष्टि के लिए आमतौर पर कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है स्टूल कल्चर, मल संवर्धन। मल में कॉलरा जो है उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो आसानी से पता चल जाते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिटेक्ट विब्रियो कॉलरी इन स्टूल सैंपल, मल नमूने में विब्रियो कॉलरी का पता लगाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग किया जाती है? तो उसके लिए किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से इसका पता लगाया जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली बीन अफेक्टेड बाय कॉलरा आउटब्रेक, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में हैजा प्रकोप से प्रभावित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव, कई सारे राज्य प्रभावित हुए हैं। अभी एकदम लेटेस्ट अगर देखेंगे तो ओडिशा है जो कि इसी महीने में प्रभावित हुआ है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि लोग जो हैं वो जो वाटर बॉडी का प्रयोग करते थे, जहाँ से पानी लेते थे, वो वहीं से प्रदूषण जो है आया, कॉलरा वहीं से आया। हु इज़ टिपिकली गिवन डॉक्सीक्लाइन प्रोफाइलैक्सिस ड्यूरिंग अ कॉलरा आउटब्रेक, हैजा प्रकोप के दौरान डॉक्सीसाइक्लिन प्रोफिलैक्सिस आमतौर पर किन्हें दी जाती है? तो यह दी जाती है वैसे लोगों को जो कि क्लोज कॉन्टैक्ट्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में जो व्यक्ति आते हैं उनको बचने के लिए ये दवा दिया जाता है कि उनको इन्फेक्शन नहीं फैले। ये जो दवा है वो क्या करती है, जीवाणु के प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती है, उसके प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे कि विब्रियो कॉलरी का जो है मल्टीप्लिकेशन जो है रुक जाता है। और केरल में 2024 में जब हैजा का प्रकोप हुआ था तो यही दवा जो है थी वो दी गई थी केयर होम्स में, जहाँ पर देखभाल किया जा रहा था मरीजों का, वहाँ पर काम करने वाले लोगों को। जल गंगा संवर्धन अभियान इज ए वाटर कंजर्वेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच स्टेट, जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य द्वारा शुरू की गई जल संरक्षण पहल है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया एक अभियान है। इसमें जल के जो बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, जल के जो निकाय हैं, तालाब आदि, उनका संरक्षण किया जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका प्राथमिक लक्ष्य है परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। विच कंट्री विथड्रू फ्रॉम एनपीटी इन 2003, 2003 में किस देश ने एनपीटी से अपनी वापसी की घोषणा की? तो यह होगा नॉर्थ कोरिया, 2003 में इससे बाहर निकल गया था और अभी तक का पहला देश है। ईरान धमकी दे रहा है कि वह एनपीटी से बाहर निकल जाएगा, इसलिए यह चर्चा में रहा है। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हाउ मेनी कंट्रीज आर पार्टीज टू द एनपीटी एज ऑफ 2025, 2025 तक कितने देश एनपीटी के पक्षकार हैं? तो 191 देश इसके पक्षकार हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ द एनपीटी, निम्नलिखित में से कौन सा एनपीटी का आधारभूत स्तंभ नहीं है? तो इसका आधारभूत स्तंभ नहीं है न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन, परमाणु हथियार आधुनिकीकरण, इसका नहीं है आधार स्तंभ। इसमें 3 बातों की चर्चा की गई है, नॉन प्रोलिफरेशन अप्रसार, दूसरा है डिसआर्मामेंट निरस्त्रीकरण, और तीसरा है कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ पार्टी टू द एनपीटी, निम्नलिखित में से कौन सा देश एनपीटी का पक्षकार नहीं है? तो इसमें से होगा भारत जो है वह एनपीटी का पक्षकार नहीं है, भारत उसमें शामिल नहीं हुआ है। और अगर हम लोग देखें तो यह संधि 1968 में साइन हुई और 70 में यह प्रभावी हो गई। 191 देश अभी तक हैं इसके सदस्य, और जो 5 रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस और यूके, ये इसके सिग्नेटरी हैं। इसके अलावा नॉन मेंबर्स जो हैं, जो इसके सदस्य नहीं हैं लेकिन उनके पास माना जाता है कि परमाणु हथियार है, इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है, नॉर्थ कोरिया है। साउथ सूडान के पास तो परमाणु हथियार नहीं है, साउथ सूडान भी इससे बाहर है, नया नया देश बना था तो इसलिए अभी तक बाहर होगा। व्हाट इज रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट क्या है? इट इज़ अ वायरल डिजीज अफेक्टिंग कैटल एंड बफेलो, मवेशियों और भैंसों को प्रभावित करने वाली एक वायरल बीमारी है। विच वायरस कॉजेज रिंडर पेस्ट, रिंडर पेस्ट किस वायरस के कारण होता है? तो रिंडर पेस्ट होता है रिंडर पेस्ट वायरस के कारण, जिसे मॉर्बिली वायरस भी कहते हैं। रिंडर पेस्ट जो है वो मवेशियों और भैंसों को बहुत अधिक प्रभावित करता है और उनकी हाई मोर्टेलिटी रेट, उच्च मृत्यु दर का कारण बनता है। यह मोर्बिलिस जीनस का एक वायरस है और खसरा का जो वायरस है उससे मिलता जुलता है। 2011 में इसे विश्व स्तर पर उन्मूलित घोषित किया जा चुका है और चेचक के बाद उन्मूलित होने वाली ये दूसरी बीमारी बन गई है। विच इंस्टीट्यूट इन इंडिया हैज़ बीन डिजिग्नेटेड
एज अ कैटेगरी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी RHF। भारत में किस संस्थान को श्रेणी ए रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा RHF के रूप में नामित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा निहसैड भोपाल। ICAR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेज NIHSAD निहसैड भोपाल। ICAR राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल जो है उसे इसके लिए रिंडरपेस्ट होल्डिंग सुविधा के रूप में नामित किया गया है। और ऐसा जो है 6ठा सेंटर होगा विश्व में। भारत जो है अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो इसे घोषित किया है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने ICAR NIHSAD को RHF के रूप में नामित किया है। और अभी पेरिस में WOAH का जो जनरल सेशन हुआ था वहीं पर यह घोषित किया गया। रिंडरपेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी का अर्थ है कि यहाँ पर जो है उसके से संबंधित वायरस से संबंधित जो सामग्री है उसको सुरक्षित रूप से रखा जाएगा ताकि रोग के पुनः उभरने को रोका जा सके। और विश्व में ये जो है 6 सुविधाओं में से एक होगा भोपाल। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज इन इंडिया। भारत में साइबर सुरक्षा अभ्यास किस संस्थान ने आयोजित किया है? तो इसका उत्तर होगा डिफेंस साइबर एजेंसी। रक्षा साइबर एजेंसी ने इसे आयोजित किया था। अंडर विच एजिज इज द साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड। साइबर सुरक्षा अभ्यास किसके तत्वाधान में आयोजित किया जाता है? तो यह आयोजित किया गया था इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर्स एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के अंतर्गत यह आयोजित किया गया था। और यह 16 जून से 27 जून 2025 तक आयोजित हो रहा है। इसका प्राथमिक लक्ष्य यह है कि दुनिया के जो साइबर खतरे हैं उनको समझना और उनके संबंधित जो है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा तंत्र है उसको रेजिलिएंट बनाना, उसको लचीला बनाना, उसके लिए तैयार करना। और इसमें नेशनल एजेंसीज ने भाग लिया था और रक्षा क्षेत्र से भी 100 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी ने भी भाग लिया। कई साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भी इसमें शामिल हुए थे। तो इसमें रक्षा मंत्रालय और दूसरे क्षेत्रों के लोग भी शामिल हुए थे। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन टू एवैक्यूएट इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम ईरान अमिड द इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट इन 2025। 2025 में इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारतीय छात्रों को निकालने के लिए मिशन का नाम क्या है? तो इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंधु। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु है यहाँ, तो याद रहेगा आपको। Through which country were the Indian student initially evacuated under Operation Sindhu? ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय छात्रों को शुरू में किस देश के माध्यम से निकाला गया? तो आर्मेनिया के माध्यम से निकाला गया। तो हमें यह याद रखना पड़ेगा कि ईरान से निकाला जा रहा है भारतीय छात्रों को। और तो ईरान का जो पड़ोसी देश है, लैंड रूट से जो पड़ोसी देश है वहीं से निकाला गया है, तो आर्मेनिया है। आगे हम लोग देखेंगे। Which ministry oversees Operation Sindhu for the evacuation of Indian nationals from Iran? भारतीय नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु का संचालन कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो इसका कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। अब हम लोग देख लेते हैं आर्मेनिया को जान लेते हैं। तो आर्मेनिया जो है वह यहाँ पर है, ईरान के उत्तर में है आर्मेनिया। और यहीं से लैंड रूट से लोग आए, छात्र आए और छात्रों को यरवन लाया गया। और यरवन से फिर जो कि आर्मेनिया की राजधानी है यरवन, और यहाँ से फिर उन्हें भारत लाया गया। आर्मेनिया को अगर हम लोग देखें तो इसकी राजधानी जो है वो है यरवन। और इसकी जो मुद्रा है ड्रम, DRAM ड्रम। तो ड्रम है इसकी मुद्रा, DRAM ड्रम। और इसका जो पड़ोसी अजरबैजान उसकी मुद्रा है मनात। तो इस दोनों के बीच में विवाद भी हुआ था अभी इस क्षेत्र को लेकर, नगोर्नो काराबाख क्षेत्र को लेकर इन दोनों देशों के बीच में विवाद हुआ था। ये था नगोर्नो काराबाख क्षेत्र और अभी युद्ध हुआ था कुछ समय पहले। अब हम लोग ईरान को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ईरान को अगर देखें तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ की मुद्रा है रियाल। ईरान के दक्षिण में जो है पर्शियन गल्फ है और गल्फ ऑफ ओमान है, ओमान की खाड़ी है। और इन दोनों को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हरमुज स्ट्रेट जोड़ता है। और यहाँ पर जागरोस माउंटेन है, जागरोस पर्वतमाला है। और कबीर डेजर्ट है और एक लुत डेजर्ट है। कबीर
मरुस्थल है और लुत मरुस्थल है। इसके पड़ोसी देशों को अगर हम लोग देखें, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें ज़रूर आप याद कर लें। तो इसके पड़ोसी देशों को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो पड़ोसी देश है वह है ओमान, फिर यूएई है, फिर सऊदी अरब है, कतर है, यहाँ पर बहरीन भी है, कुवैत है, यहाँ पर ये इराक है। इसके अलावा इधर देखेंगे तो यहाँ पर तुर्की आ जाएगा। फिर ये जो है ये है अजरबैजान, आर्मेनिया, फिर अजरबैजान है और ऊपर में तुर्कमेनिस्तान, और इधर अगर पूरब में देखेंगे तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है। इसके उत्तर में है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर है। ईरान ने अभी धमकी दी थी कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही जो है बहुत सारे तेल का और गैस का निर्यात होता है, क्योंकि जो तेल उत्पादक देश हैं वो सारे इधर ही हैं। बहुत सारे रसिया, वेनेजुएला इत्यादि को छोड़ दिया जाए और नाइजीरिया आदि को छोड़ दिया जाए तो यहाँ तक देश देखा जाए तो ओमान है, फिर यूएई है, फिर कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, इराक है। उसके बाद अजरबैजान भी तेल का उत्पादन करता है। इसके पड़ोसी देशों में तुर्की भी आते हैं, आर्मेनिया भी आता है, ये रहा आर्मेनिया, और इधर तुर्कमेनिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान इत्यादि को तो हम लोग जानते हैं। अब अगर हम लोग इन रेस्क्यू मिशंस को देखें, कई सारा हालिया रेस्क्यू मिशंस को देखें जो भारतीय सरकार ने चलाए हैं अपने नागरिकों को बाहर निकालने के लिए, दूसरे देशों से बचाने के लिए राहत मिशन जो चलाए हैं, तो उनका नाम याद रखना ज़रूरी है। अभी तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंधु चर्चा में रहा है, ईरान से निकाला गया है, ईरान इजराइल युद्ध के बीच। फिर ऑपरेशन कावेरी 2023 में सूडान से लोगों को, दक्षिणी सूडान से लोगों को निकाला गया था। ऑपरेशन अजय 2023 में ही हमास और इजराइल के बीच जब कन्फ्लिक्ट हो रहा था तो इजराइल से निकाला गया। ऑपरेशन दोस्त 2023 में ही तुर्की और सीरिया से निकाला गया जब वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था, भूकंप आ गया था। ऑपरेशन गंगा 2022 में यूक्रेन से लोगों को निकाला गया था रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान। ऑपरेशन देवी शक्ति अफ़गानिस्तान से लोगों को निकाला गया था जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया। वंदे भारत मिशन 2020 में चलाया गया था कोविड-19 के दौरान अनेक देशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए। तो सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए बहुत लगातार कई सारे मिशन को चलाकर उन्हें वापस लाती रही है। बहुत ही कमेंडेबल काम है यह। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए कमेंडेबल होगा। तो अगर कमेंडेबल है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करें इस वीडियो को ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट करें, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।